हेलो गाइस, जीएस फार्मा ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फोनाइल यूरिया के बारे में बात करनी थी। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने यह कहा था कि हम इस वीडियो में हम इसको डायग्रामेटिकली वे में समझेंगे कि सल्फोनाइल यूरिया अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे शो करता है। हमने पिछली वाली वीडियो में इसके शॉर्ट फॉर्म में सल्फोनाइल यूरिया के मैकेनिज्म को समझाने की कोशिश करी थी। आज हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स कैसे एक्ट करती है और कैसे नॉर्मली इंसुलिन हमारी बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास से बाहर आता है। एक बात यहाँ नोट कर लेना कि इंसुलिन बीटा सेल से तभी बाहर आएगा जब उसको ग्लूकोज मिलेगा। मतलब जब बीटा सेल्स को ग्लूकोज मिलता है, बीटा सेल्स में ग्लूकोज एंट्री करता है, उसी टाइम इंसुलिन बाहर निकलता है। अगर बीटा सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो इंसुलिन फिर आपका बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं सल्फोनाइल यूरिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या होता है कि जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं, मतलब जब भी कोई हम चीज़ खाते हैं, कोई भी हमने चीज़ खाई, मतलब कोई भी हमने ऐसी कोई चीज़ खाई जिसमें ग्लूकोज था, तो वो ग्लूकोज स्टमक के द्वारा हमारा एब्जॉर्ब होकर के हमारा ब्लड सर्कुलेशन में आता है। जब वो ब्लड सर्कुलेशन में आता है तो वो फिर बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज में एंट्री करता है। बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं उसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है GLUT2 ट्रांसपोर्टर नाम का। GLUT2 ट्रांसपोर्टर मतलब ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाता है एक साइड से दूसरी साइड पे, मतलब बाहर से अंदर तक यह ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाता है। मतलब ये ग्लूकोज को बाहर से उठाता है और अंदर ट्रांसपोर्ट करवा देता है। इसका एक ही साइड का वो करता तो है, दोनों साइड पे बाहर से अंदर को भी उठाता है और अंदर से बाहर भी उठाता है। लेकिन ये अंदर से बाहर इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि जब ये एक बार अंदर छोड़ देता है ग्लूकोज को, तो फिर वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। जब ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो ग्लूकोज का ज़्यादा बड़ा साइज हो जाने की वजह से, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाने की वजह से ग्लूकोज अंदर से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए इस ट्रांसपोर्टर का एक ही काम है कि ग्लूकोज को बाहर से अंदर ही फेंकता है। जब ग्लूकोज बाहर से अंदर मतलब बीटा सेल्स के अंदर एंट्री कर जाता है तो वो फिर ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। मेनली हम हेक्सोकाइनेज एंजाइम का यूज करते हैं। अब जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूट गया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पायरूवेट में टूटता है और पायरूवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के एटीपी का प्रोडक्शन करवाता है। एटीपी कैसे प्रोड्यूस होती है? एटीपी एडीपी द्वारा ही प्रोड्यूस होती है। हमारे सेल्स में पहले से एडीपी प्रेजेंट होती है, वो एडीपी माइटोकॉन्ड्रिया यूज करके एटीपी बना देता है। अब नॉर्मली क्या चलता है? नॉर्मली हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन पर एक पोटेशियम चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन पर हमारे पोटेशियम चैनल्स होते हैं। वो पोटेशियम चैनल्स क्या करते हैं? वो पोटेशियम चैनल्स एडीपी की प्रेजेंस में पोटेशियम अंदर से बाहर आ जाता है। हमको इतना मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पोटेशियम हमेशा अंदर से बाहर ही आएगा, कभी भी बाहर से अंदर नहीं आता, क्योंकि पोटेशियम का अमाउंट अंदर ज़्यादा होता है। तो क्या होता है? एडी की प्रेजेंस में पोटेशियम जो होता है वो बाहर आ जाता है। जब एडीपी की प्रेजेंस में पोटेशियम बाहर आ जाता है तो फिर अंदर पॉजिटिव का अमाउंट घटने लगता है। जब पॉजिटिव का अमाउंट घटने लगेगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट से और माइनस में चलता जाएगा, मतलब -90 -100 की तरफ जाता जाएगा। जब वो -100 की तरफ जाता जाएगा तो फिर वो उसको डीपोलराइजेशन नहीं कहते। डीपोलराइजेशन हम तब कहेंगे जब वो -70 से प्लस की तरफ बढ़ता जाए, लेकिन -70 से और नेगेटिव की तरफ बढ़ता जाता है। तो इस केस में फिर जो कैल्शियम चैनल होते हैं वो आपके ओपन नहीं होते हैं, वो आपके क्लोज ही होते हैं। लेकिन जब जैसे ही ग्लूकोज अपना एंट्री करता है तो वो एडीपी को यूज करके एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो एडीपी को यूज कर रहा है ना, तो एडीपी कहाँ से आएगी? यहाँ से उठ के एडीपी यहाँ आएगी। क्या होता है कि यहाँ से ऐसे उठ के
एडीपी जो है वो यहाँ पहुंचेगी। जब वो यहाँ से उठ के एडीपी यहाँ पहुंचेगी तो वो यहाँ पे एडीपी का अमाउंट जो होता है वो कम हो जाता है। जब यहाँ पे एडीपी का अमाउंट कम हो जाता है तो एडीपी को यूज करके एटीपी बनी, ये एटीपी यहाँ जाके इकट्ठी हो जाती है। जब ये एटीपी यहाँ जाके इकट्ठी हो जाती है तो फिर पोटेशियम जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। जब पोटेशियम बाहर नहीं निकल पाएगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ता जाएगा। जब अंदर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ता जाता है तो फिर डीपोलराइजेशन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 से पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगता है। -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20 पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगता है। जब वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगता है तो कैल्शियम, जो डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम डीप ओपन होता ही कैल्शियम अंदर आता है, और जैसे कैल्शियम अंदर आता है तो वेसिकल्स में स्टोर इंसुलिन जो होता है वो हमारा बाहर निकल आता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है सल्फोनाइल यूरिया की कि जैसे ही ग्लूकोज अंदर ही एंट्री करी उसने एटीपी का प्रोडक्शन करवाया और एटीपी ने पोटेशियम को बाहर नहीं जाने दिया, जिससे डीपोलराइजेशन होकर कैल्शियम अंदर आया और उससे इंसुलिन बाहर आ गया। ये पूरी प्रोसेस चलती है हमारी इंसुलिन को निकालने के लिए बीटा सेल्स के अंदर। अब जो हमारी सल्फोनाइल यूरिया की ड्रग्स है ना, वो इसी पोटेशियम चैनल्स को जाके ब्लॉक कर देती हैं, जिससे मेरा पोटेशियम बाहर नहीं आ पाता और इंसुलिन जाके फ्यूज हो जाता है। ये थी पूरी प्रोसेस कि हमारा सल्फोनाइल यूरिया अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे शो करता है। यहां पे आपका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन खत्म हो जाता है। अब बात आती है कि हमने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर है 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। एंड द क्वेश्चन ऑफ द डे इज दैट कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको इसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आए, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।